बामसेफ के 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए देश भर के आप सम्मानित लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आप सबको जय भीम, जय मंडल, जय संविधान करता हूं। सम्मानित मंच और साथियों, आज बामसेफ ये जो अपना 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया है और आप सब ने इस आयोजन के पूरे विस्तार को देखा होगा। हम जिस दौर में इस समय सांस ले रहे हैं, ये चौतरफा चुनौतियों का, मुश्किलों का ऐसा दौर है जहां हमारे तरफ इस देश के 90% से ज्यादा वंचित, शोषित, कमेरा लोग, मेहनतकश आवाम के खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेड़ा जा चुका है। और ऐसा युद्ध जिसमें आपके ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, उन सभी हमलों को समेटते हुए उन सभी मोर्चों पर एक वैचारिक गोलबंदी करने का काम बामसेफ जैसे संगठन ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक और एक मिलकर दो हों तो यह गणित होती है, और अगर एक और एक मिलकर 11 हो जाएं तो इसे संगठन कहते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि इसी मंच पर उन सारे सवालों पर बातचीत हो सकती है। और जब मैं पिछले दिनों यहां आने से पहले इस राष्ट्रीय अधिवेशन का पर्चा देख रहा था तो मुझे एक सुकून मिला कि इस लगभग 3 से 4 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में कमोबेश उन सभी मुद्दों को शामिल किया गया है जो आज के दौर में सबसे जरूरी सवाल बनकर उभरे हैं। जो भी व्यक्ति इस देश का, इस देश को, इस राष्ट्र को एक मुकम्मल राष्ट्र बनाना चाहता है, भारत के संविधान के मुताबिक इसे चलाना चाहता है, समता व न्याय के विचार में भरोसा रखता है, उस सब की शर्त यह है कि वो इन मुद्दों पर क्या राय रखता है। इससे तय होगा कि इस युद्ध में आप हमलावर के साथ खड़े हैं या हमला जिन पर हो रहा है उनके साथ खड़े होकर के आप न्याय और समता के पक्ष में खड़े हैं। तो ये फैसले का, इम्तिहान का वक्त है। और मुझे खुशी है कि चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे वो धार्मिक सांप्रदायिक नफरत के, दंगे के माहौल के चुनौती के रूप में एक सवाल हो, बेरोजगारी का सवाल हो, नई शिक्षा नीति का सवाल हो, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से लेकर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सवाल हो, वैचारिक सांस्कृतिक सवाल हो, महिलाओं का सवाल हो, मजदूरों का, किसानों का, इन सभी सवालों को एक समेट करके एक गंभीर चिंतन करते हुए इस मकसद से यहां इकट्ठा हुए हैं कि हम
2022 के अंतिम पड़ाव पर जहां खड़े हैं, इन सारे सवालों में भारत को एक ऐसी तरफ मोड़ा जा रहा है कि इन्हीं सवालों के आधार पर तय हो जाएगा कि कौन 10% उस भारत में है जिसके लिए सब कुछ कंट्रोल्ड कर दिया जा रहा हो, जिसके हाथों में सब कुछ बेचा जा रहा हो, जिसके हाथों में सब कुछ का कब्जा फिर से बनाए रखा जा रहा हो, और 90% आवाम को, इस मुल्क के मेहनतकश आवाम को पूरे इन अधिकारों से वंचित कर दिया जा रहा हो। इसलिए मैं बधाई देता हूं बामसेब के आयोजकों का कि आपने उन सवालों पर एक मुखर होकर के गंभीर चिंतन के लिए ये 4 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस अधिवेशन में इन सवालों पर जब गंभीर विमर्श के बाद लोग लौटेंगे अपने अपने क्षेत्रों में, देश भर में, और मैं जानता हूं कि बामसेब तमाम मुश्किलों, चुनौतियों से लड़ते हुए आज भी एक उम्मीद का नाम है। जो अपने इलाके में जाएंगे तो इन सवालों पर एक विस्तृत कार्य योजना के साथ फिर से संघर्ष करेंगे। मेरे ठीक पहले प्रोफेसर कांचा इलैया बोल रहे थे, हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे प्रोफेसर्स के, ऐसे एकेडमिशियंस को, ऐसे फिलोसोफर को पढ़कर, जानकर, समझकर और इनसे हिम्मत लेकर के लड़ने का थोड़ा सा जुनून पैदा किया है। इसलिए मुझे गर्व है कि मेरे साथ मंच पर मैं उनके साथ बैठा हूं। और बहुत खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने उद्बोधन के आखिर में बोली कि ठीक बात है, डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत प्रसिद्ध सा स्लोगन, एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट, और प्रोफेसर कांचा इलैया ने उसे एक नए रूप में उसमें जोड़ा है, रीड, राइट एंड फाइट। मैं इंडोर्स करता हूं और मैं सैल्यूट करता हूं इस नए स्लोगन को, और मैं चाहूंगा कि नई पीढ़ी के लोग अब इस रास्ते को चुने। पढ़ाई, लिखाई और लड़ाई। अभी मैं जब यहां बोलने आ रहा था, कमलाकांत काले साहब बता रहे थे कि ये जगह जहां पर यह आयोजन हमने चुना है राष्ट्रीय अधिवेशन करने के लिए, एक जमाने में सैकड़ों साल पहले इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी ने अपनी नेवी की स्थापना की और यहां पर एक नए मिशन की शुरुआत की थी। सामने जो 100 साल, 150 साल से ऊपर जो ईंट का भट्ठा, उससे जुड़ा हुआ एक किस्सा जब उन्होंने बताया कि महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले जब अपने कुछ संस्थान, कुछ निर्माण इधर कर रहे थे तो उसका जुड़ाव इस भट्ठे से है। और इस पूरे मजमून को, इस पूरे राष्ट्रीय अधिवेशन के प्रपत्र को